Yeah, a very fresh good morning, my dear students, my lovely ninth class, my lovely students. So, here I am again with you with the new topic of civics. So, let's be explain. So, yesterday I left one or two points, so I have to explain these all. So, no mistaken is made by me. I have to clear all the topics one by one. Okay, so this is the yeah, last topic is voter list, and there is I think two or three points which were left. So here we begin now. Okay. It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voter list. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो सारे नेम्स को वोटर्स को वोटर लिस्ट में रखे एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज इज़ नेम आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। जब भी जो लोग 18 ईयर्स की एज को अटेन कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं, उनके नेम को ऐड होना चाहिए वोटर लिस्ट में। ओके, नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस और हु आर डेड आर डिलीटेड। और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, समटाइम्स वी माइग्रेटेड in search of jobs in or any other reason, so their name should be revised। उनके नेम भी रिवाइज्ड होने ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years। ये पूरा 5 years का 5 years का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड में जब हमारे इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 years, तब विद इन 5 years ये सारे वर्क जो हैं किए जाते हैं। दिस इज़ डन इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, और ये हमेशा इसलिए किया जाता है ताकि ये लिस्ट जो है अपडेट हो। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स न्यू पैटर्न्स ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। देयर इज़ अ न्यू फुल फॉर्म EPIC, एपिक, इन अदर शॉर्ट फॉर्म एपिक। सो व्हाट इज़ एपिक? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वो होता है ना वोटर कार्ड टाइप, हालांकि वो तो वोटर कार्ड है ही। फिर एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जब आप वोट डालने जाते हैं तब आपको एक आइडेंटिटी पर्ची भी दी जाती है। वो एक छोटी सी वो अलग होती है, बट ये जो आपका कार्ड होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसा होता है जिसमें सारी डिटेल आपकी होती है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू दिस कार्ड टू एवरी पर्सन द वोटर लिस्ट। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जिन जिन का नाम वोटर लिस्ट में उनके पास ये कार्ड हो। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, सो दे दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। कोशिश यही रहती है गवर्नमेंट की, जब ये कार्ड आपके पास हो तो आप ही अपना वोट डालें, कोई और आपका वोट न डाल सके। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तो हुआ आपका वोटर लिस्ट के कुछ 2-3 पॉइंट, जिसमें एपिक भी था आपका। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर फोटोज़ ऑफ आइडेंटिटीज लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। एक्चुअली क्या होता है, जो आपको एक वोटर पर्ची सी मिलती है, एक छोटी सी, एक छोटा सा इलेक्शन टाइम पे, अगर वो है, आपका नाम है लिस्ट में, तो आप वोट डालने जा सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम वोटर कार्ड नहीं है, जो आपका वोट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो आप अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया हुआ वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो पर्ची होना ज़रूरी है जिसकी वजह से आप वोट डालने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे आपके यहाँ पंचायत चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, वो उस टाइम पे नॉमिनेशंस भरने जाते हैं। उनकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस की भी बात है, और कुछ गवर्नमेंट के या इलेक्शन कमीशंस के रूल भी हैं। सो लेट्स सी। वी नोटेड अबव दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। सबके पास अपनी अपनी एक चॉइस है, वो किसको चूज़ करें किसको नहीं। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। और ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब किसी के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। भाई चॉइस तो हमारे पड़ोस के अंकल भी हो सकते हैं, हमारी चाची हो सकती हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं,
हमारा भाई हो सकता है, हमारी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हमारे टीचर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ये भी कोशिश की जाती है। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और ये हमारा सिस्टम है जो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाता है। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बी कम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। कोई भी पर्सन जो वोटर लिस्ट में जिसका नेम है, चाहे वो आप हैं 18 ईयर्स होने के बाद, या मैं हूँ, मैं इलेक्शंस में कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हो सकता हूँ। द ओनली डिफरेंस दैट इज ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स while it is 18 ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है बीइंग अ कैंडिडेट एंड बीइंग अ वोटर? क्या डिफरेंस है? The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is the 18 years for being a voter. वोटर होने के लिए आपको 18 ईयर्स की एज अटेन करनी है, और कैंडिडेट बनने के लिए आपको 25 की एज क्रॉस करनी ही होगी। आई थिंक yesterday I discussed about this point. There are some other restrictions on criminal. भाई क्रिमिनल लोगों पे तो restrictions होंगे ही। वैसे तो आजकल हमारी राजनीति में मोस्ट ऑफ 43% के लगभग क्रिमिनल हैं, आधे से कुछ कम है। हमारे पार्लियामेंट में 20%, 77% से ज़्यादा है। और आई थिंक 50 के लगभग 46 और 47 करोड़पति हैं, बिलियनियर। तो वो लोग किस तरह से हमारे देश की सेवा करेंगे? हाउ डू दे सर्व आवर कंट्री? दिस इज़ अ क्वेश्चन। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। ये कई तरह के जो बहुत बड़े केस तो उनमें देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंपल एंड सपोर्ट। और पॉलिटिकल पार्टी को ये काम सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि वही उसको इलेक्शन के लिए अपना सिंबल दे रही है और वही उसको नॉमिनेट कर रही है। कोई भी पार्टी हो वो तो देखेगी नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड ए पार्टी टिकट। पार्टी टिकट का अदर नेम, पार्टी नॉमिनेशन का अदर नेम, वो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैव टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। व्हाट इज नॉमिनेशन फॉर्म? क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स में, छोटा सा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज नॉमिनेशन फॉर्म? एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल ए such type of form which is known as नॉमिनेशन फॉर्म। सो ये इस तरह से क्वेश्चन हुआ। ये आपका नोट्स बनाने का आपका तरीका होता है। यहाँ से ये आप उसको लिखेंगे। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जब हेडिंग होगी, ये आपकी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जब हेडिंग होगी तो आप उसके अंतर्गत, उसके इंक्लूड में आप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे। सो एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप या मैं जब भी इलेक्शन में या कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो कुछ मनी भी उसे सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करनी होती है। Recently, a new system declaration has been introduced on the declaration direction from the Supreme Court. अब कुछ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र कहते हैं उसे, डिक्लेरेशन, कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतनी व्हीकल्स हैं, मेरी वाइफ के पास बैंक अकाउंट में इतना है, मेरे अकाउंट में इतना है, मेरे पास लैंड प्रॉपर्टी इतना है, वो सब कुछ उसमें डिक्लेरेशन करना होता है। आई हैव नो क्राइम रिकॉर्ड्स, वो डिक्लेरेशन में लिखना होता है। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, नो बैंकरप्सी, उसकी डिटेल भरनी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। So there is a question, what a new type of system introduced by declaration direction from the Supreme Court। ये क्वेश्चन हुआ यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ, तो उसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं। आपको कैसे लिखना है? एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, ये यहाँ से आपका आंसर है। यहाँ से एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, ये आपका यहाँ से आंसर हुआ। और आपको यहाँ से इसके बाद इसको पॉइंट्स में लिख देना। फर्स्ट पॉइंट, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होने चाहिए किसी कैंडिडेट के, तो फिर वो किस तरह से देश की सेवा करेगा, हमारी सेवा करेगा। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, प्रॉपर्टी, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टीज, एंड लाइबिलिटीज़, जो आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, सोना चांदी गाड़ी एवरीथिंग, ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हदर फैमिली। मैंने कहा था ना, अपनी फैमिली की और उसकी अपनी पूरी डिटेल उससे लाइबिलिटीज़ की और एसेट्स की, प्रॉपर्टी की देनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट,
थर्ड पॉइंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट भी डिक्लेरेशन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे बहुत डिबेट्स हैं, हालांकि डिबेट्स तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे बहुत हैं। केसेस, क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे क्रिमिनल हैं हमारे यहाँ, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख लो, एमएलए, असेंबली में, एमपी में, हर जगह भरे पड़े हैं। लाइबिलिटीज़ प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत सारे करोड़पति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 46% करोड़पति हैं, बिलियनियर हैं हमारे यहाँ इस टाइम एमपी पार्लियामेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात ही मत कीजिए, जो लोग क्रिमिनल होंगे, बहुत सारा पैसे वाले होंगे, जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे ही हों। दीज आर द चैलेंजेस टू अवर सोसाइटी, टू अवर कंट्री। हाउ कैन वी मेक अवर पॉलिटिकल फ्रेम वेरी क्लीन, very neat and clean, how we make our policies, our system, or our government, our country is safe from criminal hands. These are the challenges. So I always try to motivate you, go in judicial system, be a lawyer, be a judge, be in a high court or in a supreme court, कुछ अच्छा कीजिए इस कंट्री के लिए। ओके, द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। इसमें एक पॉइंट है कि जो कैंडिडेट जो लड़ रहा है, जो आपके लिए सेवा कर रहा है, उसको अपनी सारी डिटेल्स पब्लिक करनी होती हैं, अखबारों में भी आता है, सबके सामने आता है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। इसी डिटेल के अकॉर्डिंग आप या हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, हमारी चॉइस कैसी है, और हमें इसको वोट देना है नहीं, कैन वी सपोर्ट हिम और हर, मे आई सपोर्ट हिम और हर, और उसके अकॉर्डिंग आप एक दूसरे से फिर कहते हैं ये अच्छा है, इसको देना, मेरे अकॉर्डिंग इसको देना, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ तो पार्टी सिस्टम चलता है, कमल का फूल, हाथ का पंजा, हाथी, साइकिल, ये सब देख के दिया जाता है। केरला में तो और भी सिचुएशंस अलग है। केरला में तो बीजेपी है ही नहीं, कांग्रेस भी है बट उतनी स्ट्रांग नहीं है। वहाँ यूडीएफ है एक अलग, वो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि केरला का एजुकेशन रेट बहुत अच्छा है। वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। दे हैव वोटर्स, दे हैव पावर टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का मिक्स कल्चर है, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें अलग है, उनको हमें जज नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, बट उसको ज़मीन हकीकत, डाउन टू अर्थ होना ज़रूरी है। वो हमारी नीड्स को समझता हो, ज़रूरत को समझता हो, वो लोग चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर ही चेंज नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कई बार कहा जाता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज अ ग्रेट किंग। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे का मतलब होना है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना, हर एरिया के बारे में जानकारी होना, आप उन चीज़ों को, बेसिक्स को समझते हो, लोगों की नीड को समझते हो, आप अपनी कंट्री से प्यार करते हो, अपने रिसोर्सेज को समझते हो, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काम की है, वरना नहीं। वरना बहुत से पढ़े लिखे लोग भी कंट्री को साफ नहीं रख पाते। कई बार क्लास में डिस्कस भी करते हैं हम ये बात। Why is there no education qualification for holding such an important position when some kind of education qualification is needed for any other job in the country? लोग ये कहते हैं कि जब हर तरह की जॉब के लिए हमारे यहाँ क्वालिफिकेशंस हैं, तो कंट्री को रन करने के लिए इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन जो इम्पोर्टेंट है, होल्ड हैं, वाई देयर इज़ नो लॉ फॉर एजुकेशन फॉर देम। मतलब उनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई का रूल क्यों नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का रूल क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये उसके 3 पॉइंट्स हैं। आप वही लिखा है इसमें जो मैंने आपको समझाया था अभी इन हिंदी। सो यू हैव टू रीड वंस दिस पॉइंट्स आर education qualifications, education relevant in our country, putting an education qualification would go against the spirit of democracy for yet another reason। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक बार आप इनको रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई हैं। सो क्लास, दिस इज़ डन फॉर टुडे। We will come tomorrow for another to take you next topic of the chapter. So take care and prepare notes also. Thank you.